सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं कार्लिटोस वे के बारे में। ये कहानी है एक गैंगस्टर की जो क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता है, मगर क्राइम की दुनिया को छोड़ने के लिए उसे और भी ज्यादा क्राइम्स करने पड़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने न्यूयॉर्क शहर का दृश्य आता है और ये वक्त है 1975 का। कोर्ट के अंदर हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जिसका नाम है कार्लिटो। लोग उसे चार्ली कह के भी बुलाते हैं। कार्लिटो को 30 साल की सजा हुई थी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए, मगर अभी उसके सजा को सिर्फ 5 साल ही हुआ है और फिर से उसके केस पर सुनवाई हो रही है, क्योंकि कार्लिटो का एक दोस्त है जिसका नाम है डेव, और डेव एक शानदार वकील है। उसने कार्लिटो के केस को पलट करके रख दिया है। कोर्ट में जैसे ही कार्लिटो को बोलने का मौका मिलता है, वो एक लंबा चौड़ा भाषण देता है और कहता है कि 5 साल का समय उसके लिए जेल में बहुत ही बड़ा था और उस 5 साल ने उसे बदल करके रख दिया। जेल में उसे सीखने को मिला कि सही और गलत क्या होता है। उसे अब ये बात समझ में आ चुकी है कि वो कभी भी गलत राह पे नहीं चलेगा। वो जज से इस चीज के लिए वादा करता है। फाइनली कार्लिटो की रिहाई हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग सीधा आते हैं एक बार में और सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर नाच गाना करने के बाद जब कार्लिटो बैठता है तब वो डेव का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद नहीं की होती तब मैं अगले 25 साल और जेल में सड़ता रहता और कहीं जेल में ही मेरी मौत भी हो जाती। मैं तुम्हारा पूरी जिंदगी शुक्रगुजार रहूंगा। जेल में मैंने जितनी भी बातें कही वो मैंने दिल से कही। अब मैं कभी भी गलत काम नहीं करना चाहता, न ही मैं गलत लोगों के साथ रहूंगा। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। मुझे बस $70,000 जमा करने हैं ताकि मैं बहामास जा करके वहाँ पर टैक्सी का बिजनेस शुरू कर सकूं। इन बातों को सुनते ही डेव हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये चीजें इतनी आसान है? तुम एक गैंगस्टर थे, तुमने पूरी जिंदगी क्राइम ही किया है। क्राइम तुम्हारे खून के अंदर है। तुम्हें क्या लगता है कि एक दिन अचानक तुम बोलोगे और सारी चीजें छूट जाएंगी? कार्लिटो कहता है कि मैं तुम्हें ये बात सच करके दिखाऊंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से दूर, बस मैं अपने पैसों को इकट्ठा कर। इतने कहने के बाद वो कल जाता है अपने पुराने साथियों से मिलने के लिए। सब उसे देख करके बहुत खुश होते हैं। तभी उसकी मुलाकात होती है अपने बॉस से। उसका बॉस पहले कार्लिटो की तारीफ करता है और कहता है कि तुमने 30 साल की सजा चुनी लेकिन तुमने मुंह नहीं खोला। यही एक अच्छे गैंगस्टर की निशानी है। अगर तुम चाहते तो हम सारे लोगों को जेल भिजवा सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने एक मिसाल कायम की है। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अब तुम बाहर आ चुके हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक शानदार काम है। लेकिन इन बातों को सुनने के बाद कार्लिटो कहता है कि मैंने उस जिंदगी को छोड़ दिया है। अब मैं बुरे काम नहीं करूंगा और तुम मुझे फोर्स भी नहीं कर सकते। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है अपने कजन से जिसका नाम है गुआजिरो। गुआजिरो भी एक क्रिमिनल है। वो छोटी मोटी ड्रग डीलिंग करते रहता है और आज वो एक डील करने के लिए जा रहा है और वो चाहता है कि कार्लिटो उसके साथ जाए। कार्लिटो उसे मना करता है कि तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, मगर गुआजिरो कहता है कि ये बस एक छोटा सा काम है। हम यूं गए और यूं आ जाएंगे बस 5 मिनट में। तब कार्लिटो उसके साथ चला जाता है। ये लोग पहुंचते हैं एक बेसमेंट में डील करने के लिए। अंदर जाने के बाद कार्लिटो सारी चीजों को बड़े ही ध्यान से देखता है। वो अपनी पूरी जिंदगी क्रिमिनल्स के साथ ही रहा है। वो क्रिमिनल्स के रग रग से वाकिफ है। वो सारे लोगों को देखने के बाद समझ जाता है कि ये लोग बस इन्हें मारना चाहते हैं और मार करके इनके सारे पैसे छीन लेंगे। कार्लिटो अलर्ट हो जाता है। वो देखता है कि बाथरूम में एक आदमी छुपा हुआ है, यानी सबसे पहले हमला वही करेगा। सारे लोग गुआजिरो को लेकर के जाने लगते हैं। कार्लिटो जानता है कि कभी भी हमला हो सकता है। वो देखने लगता है कि उसके पास हथियार कहाँ से आएगा। उसकी नजर पड़ती है अपने सामने वाले आदमी पे जिसके पास हथियार है। तब वो नाटक करने लगता है पूल खेलने का और सामने वाले आदमी के चश्मे में देखने लगता है कि वो आदमी कब आएगा बाथरूम से बाहर। जैसे ही वो आदमी बाथरूम से बाहर आता है, कार्लिटो हमला करके बंदूक छीन लेता है सामने वाले का और गोली चलाना शुरू कर देता है उस आदमी पे। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी गुआजिरो का गला काट देता है। तब कार्लिटो उसे शूट करता है। वो लोग भी कार्लिटो पर गोलियां चलाते हैं। कार्लिटो ने लगभग सारे लोगों को मार गिराया है। अब बस 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो देखता है कि उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी हैं। तब वो भाग करके छुप जाता है बाथरूम में। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो बाहर कैसे आए। बाहर 2 लोग हैं जो उसे मारने वाले हैं। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस के सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है। उन आवाजों को सुनने के बाद वो दोनों गैंगस्टर भाग जाते हैं। कार्लिटो आता है बाहर आते ही वो देखता है कि गुआजिरो की लाश पड़ी हुई है, जिसे देख करके वो थोड़ा भावुक होता है। यहीं पर $30,000 पड़े हुए हैं। वो सारे पैसों को उठाता है और चुपके से निकल जाता है यहाँ से बाहर आने के बाद वो सबसे पहले बंदूक को फेंकता है जिससे उसने सारे लोगों को मारा था। अब कार्लिटो के पास $30,000 है। वो पहुंचता है डेव के पास ताकि डेव उसे आइडिया दे सके पैसे बनाने का। डेव कहता है कि साशो नाम का एक आदमी है जिसका क्लब घाटे में जा रहा है। वो अपने क्लब को गिरवी रखने के बारे में सोच रहा है। अगर तुम उसे $25,000 दे दो तब तुम उसके आधे क्लब के मालिक बन जाओगे और जितना भी मुनाफा आएगा तुम लोग आधा आधा बांट सकते हो। इस तरीके से तुम अपने $70,000 को पूरा कर सकते हो। कार्लिटो को यह आइडिया अच्छा लगता है। वो तुरंत मीटिंग करता है साशो के साथ। साशो आदमी उसे ठीक लगता है। तब वो उसे $25,000 दे देता है। जिस तरीके से अब तक साशो क्लब को चला रहा था, लोगों को वहाँ पर आना पसंद नहीं था और क्लब घाटे में जा रहा था, मगर कार्लिटो को पता है कि धंधा कैसे चलाते हैं। वो अपने पुराने साथियों को बुलाता
है। उसका एक साथी है जिसका नाम है पाचंगा। पाचंगा यहाँ की सिक्योरिटी को देखने लगता है। अब कार्लिटो सारी चीजों को बदल रहा है ताकि ये क्लब और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो सके और लोगों को अट्रैक्ट करे, और ऐसा ही होता है। दिन प्रतिदिन यहाँ पर कस्टमर्स की भीड़ बढ़ती जा रही है। जितने भी लोगों ने पहले पैसे रखे हुए थे और वो क्लब का कर्जा नहीं चुका रहे थे, कार्लिटो के डर से वो सारे कर्जे को चुकाने लगते हैं। अब कार्लिटो खुश है, वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया है, वो एक क्लीन बिजनेस कर रहा है। तभी एक दिन इस क्लब में एक गैंगस्टर आता है जिसका नाम है बेनी। जब यहाँ का वेटर उससे पैसे मांगता है तब बेनी मना कर देता है। इस बात को सुनने के बाद वो जा करके बताता है कार्लिटो को। कार्लिटो जब साशो से बात करता है तब साशो कहता है कि आदमी कभी भी पैसे नहीं देता, थोड़े समय पहले मैंने इसके गैंग से कुछ पैसे लिए थे, तब से ऐसा कर रहा है। कार्लिटो सीधा आता है बेनी के पास और उससे कहता है कि तुम्हें अभी के अभी बिल भरना पड़ेगा। बेनी जैसे ही कार्लिटो को देखता है उसकी हवा निकल जाती है। उसे पता है कि कार्लिटो कौन है। वो तुरंत माफी मांगता है कार्लिटो से और अपने आदमियों को भी कहता है कि वो लोग कार्लिटो से माफी मांगे। वो पूरा का पूरा बिल भरता है और कार्लिटो को कहता है कि मैं ड्रग्स के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बनो। मगर कार्लिटो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने क्राइम की लाइफ छोड़ दी है। इतना कहने के बाद वो चला जाता है। इसी बीच हम कार्लिटो को देखते हैं कि बैले क्लास के बाहर वो एक एक करके क्लब्स में जाने लगता है। फिर उसकी नजर पड़ती है गेल नाम की एक लड़की पे। तब हमें पता लगता है कि गेल उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। जब वो जेल गया तब से इन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा। कार्लिटो अभी भी गेल से प्यार करता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब से कार्लिटो जेल गया, गेल टूट गई थी। उसने बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाला है। वो फिर से कार्लिटो के साथ नहीं रहना चाहता, मगर इस बार कार्लिटो उससे वादा करता है कि वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। वो जमीन आसमान एक कर देगा उसके साथ रहने के लिए। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहने का वादा करता है। वो कहता है कि जल्दी ही वो लोग इस शहर को भी छोड़ देंगे। इन बातों को सुनने के बाद गेल खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं जो जाता है जेल में अपने एक क्लाइंट से मिलने के लिए। उसके क्लाइंट का नाम है टोनी। टोनी एक इटालियन माफिया हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से वो जेल में है। थोड़े समय पहले उसे पता लगा है कि उसे कैंसर हो गया है। आज जब वो डेव को देखता है तो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो। मुझे तुम्हारी चोरी के बारे में पता है। तुमने मुझसे $1,00,000 चुराए हैं और मुझे वो बात पता लग गई है। मुझे ये बात पता है कि तुम $1,00,000 कभी भी नहीं चुका पाओगे। तो मैं तुम्हें एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि मुझे इस जेल से बाहर निकालो। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तब जल्दी ही मैं जेल के अंदर मारा जाऊंगा। यहाँ के सारे गार्ड्स मेरे नौकर हैं। वो मुझे यहाँ से बाहर निकाल करके समंदर तक लाएंगे। समंदर में तुम एक जहाज लेकर के खड़े रहोगे और वहाँ से मुझे लेकर के चलोगे मेरे घर। मैं मरने से पहले एक बार अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इस बात को मत भूलना कि मैं अभी भी इटालियन माफिया हूँ। मैं अपने लोगों को बोलूंगा और वो तुम्हें दिन दहाड़े मार गिराएंगे। तो तैयार हो जाओ। मैं जब तुम्हें बताऊं तब तुम्हें जहाज लेकर के समंदर के बीचों बीच तैयार रहना पड़ेगा। अब डेव बहुत ही बुरी तरीके से डरा हुआ है। वो बाहर आकर के उल्टियां करने लगता है कि उसे कैसे भी इसे जेल से निकालना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम कार्लिटो को देखते हैं जो बहुत खुश है। उसने जितनी उम्मीद की थी वो उससे भी ज्यादा पैसे बना रहा है। वो सारे पैसों को अपने ऑफिस में छुपा करके रखने लगता है। वो दिन भर इस क्लब में ही रहता है। डेव को यहाँ पर एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है स्टेफी। वो स्टेफी के साथ ही रहता है। मगर बेनी यहाँ पर जब भी आता था वो स्टेफी के पास ही जाता था, लेकिन अब स्टेफी उसके पास नहीं आती क्योंकि वो डेव के साथ रह रही है। ये बात बेनी को खटकने लगती है। एक दिन जब वो क्लब में आता है तब देखता है कि स्टेफी बैठ करके डिनर कर रही है, वो भी डेव के साथ, और वहीं पर कार्लिटो भी बैठा हुआ है। तब वो आता है कार्लिटो के पास और स्टेफी को कहता है कि चल के मेरे टेबल पे बैठ। कार्लिटो कहता है कि स्टेफी को पता है कि उसे कहाँ बैठना है, ये उसका डिसीजन है, तुम उसे फोर्स नहीं कर सकते। इन बातों को सुनने के बाद बेनी भड़क के गला पकड़ लेता है स्टेफी का। डेव तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और तान देता है बेनी पे। अब बेनी भी भड़का हुआ है, लेकिन कार्लिटो नहीं चाहता कि डेव गोली चलाए। वो खड़ा होता है और पाचंगा को बुला करके कहता है कि वो लोग बेनी को लेकर के बाहर जाएं। जब बेनी सीढ़ियों तक आता है तब धमकी देकर के कार्लिटो को कहता है कि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस बात को सुनते ही कार्लिटो धक्का दे देता है उसे नीचे। बेनी घायल हालत में गिरता है सीढ़ियों के बाहर। तब उसे पाचंगा उठाता है और लेकर के आता है क्लब के पीछे मारने के लिए, मगर कार्लिटो उसे रोक देता है। कहता है कि इसे मत मारो, मैं कोई भी क्राइम नहीं करना चाहता। पाचंगा कहता है कि अगर हमने इसे नहीं मारा तब ये दोबारा क्लब में वापस आएगा और सब पे गोली चलाएगा। असली क्राइम की शुरुआत वहाँ से होगी और तुम इस बात को जानते हो। मगर कार्लिटो इन सारी बातों को इग्नोर कर देता है और अंदर आकर के डेव को कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं तुम्हें कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम दिन भर नशे की हालत में धुत रहते हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, अभी के अभी अपनी बंदूक मुझे दो। वो बंदूक को छुपा देता है। अगले दिन डेव अपने घर पे एक पार्टी रखता है। तब कार्लिटो उसके पास जाकर के कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है। डेव उसे पूरी बात बताता है कि टोनी को जेल से छुड़ाना है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तब इटालियन माफिया वाले उसे मार गिराएंगे और डेव ये काम अकेला नहीं कर सकता। वो चाहता है कि कार्लिटो उसके साथ चले उस जहाज पे। अब कार्लिटो को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो डेव को समझाता है कि ये काम बहुत खतरनाक है, 90% चांसेस है कि हमें पुलिस वाले पकड़ लेंगे। डेव कहता है लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। इन बातों को सुनने के बाद कार्लिटो भी पिघल जाता है। वो जानता है कि डेव ने ही उसे जेल से छुड़ाया था। वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है। रात को गेल आती है कार्लिटो के पास। ये लोग थोड़ी देर डांस करते हैं, फिर कार्लिटो जाकर के बैठ जाता है टेबल पे। तभी एक इटालियन आदमी आकर के डांस करना शुरू कर देता है गेल के साथ। कार्लिटो इस चीज को
को देख करके खुश होता है क्योंकि गेल खुश होती है, मगर ये बात बिल्कुल भी डेव को पसंद नहीं आती। वो उस इटालियन आदमी को गालियां देना शुरू कर देता है क्योंकि जब से टोनी ने उसे धमकी दी है वो इटालियन लोगों से नफरत करने लगा है। इस गाली को सुनने के बाद सारे इटालियंस भड़क जाते हैं और मारने आते हैं डेव को। तब कार्लिटो सबको समझा करके शांत करवाता है। वो बार बार डेव को कहता है कि शांत रहो, तुम्हें बखेड़ा करने की जरूरत नहीं है, मगर डेव अब नशे में धुत है। जब वो टेबल पर बैठता है तो वो सारे लोगों के सामने बता देता है बोट के बारे में कि कार्लिटो भी उसके साथ जाने वाला है। ये बात बिल्कुल भी गेल को पसंद नहीं आती। बीच पार्टी में ही वो चली आती है। कार्लिटो भी उसके साथ आता है। गेल उससे कहती है कि तुमने कहा था कि तुमने क्राइम की लाइफ छोड़ दी है, मगर फिर तुम कुछ गलत करने जा रहे हो उस डेव के साथ। वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। वो दिन भर नशे की हालत में धुत रहता है। अगर तुम उसके साथ रहे तब तुम फिर से जेल जाओगे। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो उससे अपनी दोस्ती अभी के अभी तोड़ दो। इन बातों को सुनने के बाद कार्लिटो भी भड़क जाता है। कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर डेव नहीं होता तब मैं अभी भी जेल में सड़ रहा होता। अगर आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो सिर्फ डेव के कारण। आज वो दिक्कत में है, मुझे उसकी मदद करनी है, क्योंकि जब मैं दिक्कत में था तब उसने मेरी मदद की थी। इतना कहने के बाद कार्लिटो यहाँ से निकलता है और चला जाता है डेव के पास। ये दोनों बैठते हैं एक बोट पर। तब कार्लिटो देखता है कि टोनी का बेटा भी यहाँ पर आया हुआ है जिसका नाम है फ्रैंकी। वो देखने आया है कि कहीं ये दोनों कुछ गड़बड़ ना करे। ये तीनों अब चले जाते हैं बोट को लेकर के जेल के पास। हर तरफ कोहरा है, कुछ भी चीज ठीक से नजर नहीं आ रही। तभी इन्हें टोनी की आवाज सुनाई पड़ती है। वो पानी के ऊपर है। तब डेव कार्लिटो को कहता है कि तुम जा करके टोनी को ऊपर खींचो, मैं और फ्रैंकी स्टीयरिंग को संभालते हैं। कार्लिटो चला जाता है पीछे। वो जैसे ही टोनी को पास खींचता है उसके पास डेव आकर के कहता है कि फ्रैंकी के पास जाओ और स्टीयरिंग संभालो, मैं इसे ऊपर खींचता हूँ। अब जैसे ही कार्लिटो जाता है अंदर, डेव टोनी के सर पे हमला करना शुरू कर देता है। वो उसके सर के चीथड़े उड़ा देता है। यहीं पर टोनी की मौत हो जाती है। कार्लिटो जैसे ही अंदर जाता है वो देखता है कि यहाँ पर फ्रैंकी की लाश पड़ी हुई है। अब वो भड़का हुआ है डेव पे। डेव अंदर आकर के कहता है कि तुम्हें क्या बात समझ में नहीं आ रही। अगर हमने इन्हें घर भेज दिया होता तब भी टोनी मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। मैंने उससे $1,00,000 का घपला किया था। ये लोग कभी किसी को माफ नहीं करते। यही सबसे सही रास्ता था। ये लोग दोनों की लाशों को नीचे फेंकते हैं और वापस चले आते हैं। लेकिन अब कार्लिटो बात नहीं कर रहा है डेव से। डेव कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है? कार्लिटो कहता है कि हाँ, इटालियन माफिया को तुम कमजोर मत समझना। थोड़े ही समय में उन्हें पता लग जाएगा कि ये काम तुमने किया है। उसके बाद वो मेरे पास भी आएंगे। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। अब तक तुम्हारा जितना भी एहसान मेरे ऊपर था सारा एहसान खत्म हो गया। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं। कभी भी मेरे पास मत आना। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। मगर कार्लिटो को पता है कि जितनी जल्दी हो सके उसे न्यूयॉर्क छोड़ना पड़ेगा। वो तैयारी करने लगता है बहामास जाने की, क्योंकि कभी भी इटालियन माफिया उसके पास आ सकते हैं। दूसरी तरफ हम डेव को देखते हैं। डेव को पता लगता है कि किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया है। तब वो अपने बॉडीगार्ड के साथ नीचे जाने लगता है। मगर जैसे ही वो लिफ्ट के पास पहुंचता है चारों तरफ से उस पर इटालियन माफिया वाले हमला कर देते हैं। पहले वो उसके बॉडीगार्ड को मारते हैं, उसके बाद बार बार उसे स्टैब करके नीचे गिरा देते हैं। दूसरी तरफ कार्लिटो पहुंचता है गेल के पास और उसे कहता है कि अब हम बहामास के लिए निकलने वाले हैं। मगर अब गेल कुछ कहती उससे पहले यहाँ पर पुलिस वाले चले आते हैं और कार्लिटो को कहते हैं कि डेव पे हमला हुआ है, अगला हमला तुम्हारे ऊपर होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। वो लोग गेल को भी लेकर के जाते हैं ऑफिस में और डेव की एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें डेव बोल रहा होता है कि कार्लिटो ने ड्रग्स का धंधा किया है। वो उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार है। डिस्ट्रिक्ट अटर्नी यहाँ पर कार्लिटो को कहता है कि वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उसके खिलाफ गवाही दो और इस बात को बोलो कि तुम उसके साथ बोट पर गए थे और डेव ने मारा है टोनी और उसके बेटे को। मगर कार्लिटो कुछ नहीं बोलता और कहता है कि मेरा किसी चीज से कोई वास्ता नहीं है। इतना कहने के बाद वो गेल को लेकर के आता है बाहर। तब गेल बताती है कि वो माँ बनने वाली है। कार्लिटो तुरंत गाड़ी से उतरता है और मायामी की 2 टिकटें ला करके देता है गेल को। उसे कहता है कि आज रात की ट्रेन से हम मायामी जाएंगे और वहाँ से बहामास चले जाएंगे। अब से हमारी जिंदगी वहीं पर है। मैं सारी चीजों को छोड़ रहा हूँ, तुम घर जाओ और जितनी चीजों को पैक कर सकती हो पैक करो। अब गेल चली जाती है घर पे और कार्लिटो आता है हॉस्पिटल में। अंदर आकर के वो डेव को उसकी बंदूक वापस दे देता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? डेव कहता है मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, मुझे 2 में से एक को चुनना था, या तो मैं तुम्हें चुनता या तो अपने आप को चुनता। तो मैंने अपने आप को चुना। इन बातों को सुनते ही कार्लिटो कहता है कि आज से हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म और वो चला आता है बाहर। बाहर आते ही उसकी नजर पड़ती है एक इटालियन आदमी पे। इस आदमी का नाम है विनी। ये टोनी का बड़ा बेटा है। ये अपने पिता और भाई के मौत का बदला लेने के लिए आया है। उसने भी पुलिस वालों के कपड़े पहन रखे हैं। कार्लिटो ने इसे पहचान लिया है। वो चुपके से निकल जाता है बाहर। विनी अंदर जाता है और जाते ही गोलियां चलाने लगता है डेव पे। डेव जब अपनी बंदूक से गोलियां चलाता है तब उसे पता लगता है कि उसमें गोली नहीं है।
कार्लिटो ने सारी गोलियां निकाल दी थी। अब कार्लिटो पहुंचता है अपने क्लब में अपने छुपाए हुए सारे पैसों को निकालने के लिए। बाहर आते ही उसकी मुलाकात होती है पाचंगा से। वो उसे कहता है कि गेल के पास जाओ और उसे लेकर के रेलवे स्टेशन पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। अंदर आते ही कार्लिटो देखता है कि यहाँ पर इटालियन माफिया के 3 गैंगस्टर बैठे हुए हैं। वो समझ जाता है कि माफिया वालों को उस पर भी शक है। तब वो उनके साथ बैठता है थोड़ी देर के लिए ताकि वो उस पर शक ना करे। लेकिन वो जैसे ही ऊपर जाता है उसकी नजर पड़ती है विनी पे। विनी को देखते ही समझ जाता है कि विनी ने उसे हॉस्पिटल में देखा था, यानी अब वो उसे मार देगा। वो तुरंत जाता है अपने ऑफिस में पैसों को निकालने के लिए। वो देखता है कि सारे पैसे गायब है, यानी कि साशो ने पैसों को चुराया है। वो साशो पे आकर के चाकू तानता है और कहता है कि बताओ मेरे पैसे कहाँ हैं। साशो कहता है कि काउंटर के पास। दूसरी तरफ विनी इंतजार कर रहा है कि कार्लिटो बाहर है। वो क्लब में इतने सारे लोगों के सामने गोली नहीं चलाना चाहता। तब कार्लिटो अपना दिमाग लगाता है और बेसमेंट के रास्ते बाहर निकल जाता है, मगर विनी की नजर उस पर ही थी। वो अपने आदमियों के साथ पीछा करना शुरू कर देता है। कार्लिटो भागता हुआ पहुंचता है मेट्रो स्टेशन पे और मेट्रो के अंदर बैठ जाता है, मगर इतनी आसानी से ये लोग उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। वो भी मेट्रो के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब कार्लिटो पहुंचता है रेलवे स्टेशन पे तब वो भी उसके पीछे आते हैं और यहाँ पर इनके बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। कार्लिटो हर जगह छुपता है, मगर हर जगह वो लोग उसे ढूंढते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद विनी का एक आदमी देख लेता है कार्लिटो को और गोलियां चलाना शुरू कर देता है। तब कार्लिटो भी गोली चलाता है। वो पहले उस आदमी को मारता है, फिर वो गोली चलाता है विनी पे। उसके बाद वो बाकी लोगों को भी मार देता है। अब उसे लग रहा है कि उसका रास्ता साफ है। वो भागते हुए पहुंचता है पाचंगा के पास। तभी हम विनी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा है, मगर इस बार वो कार्लिटो पर गोली चलाता उससे पहले पुलिस वाले उसे मार गिराते हैं। अब कार्लिटो का रास्ता साफ है। वो पहुंच जाता है गेल के पास। गेल बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन ये लोग अब ट्रेन के अंदर दाखिल होते उससे पहले यहाँ पर बेनी आ जाता है और बेनी गोलियों से छल्ली कर देता है कार्लिटो को। तब कार्लिटो को एहसास होता है कि पाचंगा ने उसके साथ गद्दारी की है। उसने बेनी से हाथ मिलाया और यहाँ तक उसे लेकर के आ गया। पाचंगा कार्लिटो से कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुम तो यहाँ से चले जाते लेकिन मैं यहाँ पर रह नहीं पाता। मुझे बेनी का ही गैंग ज्वाइन करना था, इसीलिए मैंने ये किया। तभी बेनी कहता है कि तुमने अपने बॉस के साथ गद्दारी की है, तुम कल मेरे साथ भी गद्दारी कर सकते हो। वो पाचंगा को गोली मारता है और यहाँ से चला जाता है। अब गेल रो रही है, उसे लग रहा है कि उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। तब कार्लिटो उसे अपने सारे पैसे देता है और कहता है कि तुम्हें इस ट्रेन को नहीं छोड़ना चाहिए, तुम बहामास जाओ और वहाँ पर मेरे बच्चे को पढ़ा करना, उसे एक अच्छा इंसान बनाना। गेल जाना नहीं चाहती, मगर कार्लिटो उसे भेज देता है। तभी यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं और वो कार्लिटो को लेकर के जाने लगते हैं बाहर। यहाँ पर मेडिकल टीम भी है, मगर कार्लिटो को अब इन चीजों से कोई मतलब नहीं। वो बस एक पेंटिंग को देख रहा है और बहामास को याद कर रहा है कि अगर वो जिंदा होता तो गेल के साथ कैसे समय बिताता बहामास में। और उस पेंटिंग को देखते हुए ही वो अपना दम तोड़ देता है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।